नमस्कार। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, प्रकृति की गहराई में देखो और तब तुम सब कुछ बेहतर समझोगे। ये बात आज के हमारे विषय पर एकदम फिट बैठती है। आज हम गहराई से बात करेंगे भारत में पुनर्योजी कृषि पर, मतलब रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस के एक हालिया लेख पर आधारित है और पिछला जो विश्व खाद्य दिवस था 16 अक्टूबर, उसके लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी थीम थी बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए हाथ मिलाएं। और हाँ, जो साथी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चर्चा खास हो सकती है। जीएस पेपर 3 प्रीलिम्स दोनों के लिए इसमें कई काम के पॉइंट्स मिलेंगे। और वैसे भी ये हम सबके लिए जानना ज़रूरी है जो भारत के खाने और पर्यावरण के भविष्य की चिंता करते हैं। तो आज समझेंगे कि भाई ये रीजनरेटिव एग्रीकल्चर आखिर है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी है, हरित क्रांति का क्या रोल रहा, अभी क्या मुश्किलें हैं हमारे सामने, और कैसे नए आइडियाज़, नई तकनीकें और मिलकर काम करना भारत की खेती को एक टिकाऊ रास्ता दिखा सकता है। हम कोशिश करेंगे कि जो भी तथ्य और अलग-अलग नज़रिए लेख में हैं, उन्हें बिना किसी पक्षपात के आपके सामने रखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस विषय की तह तक जाना। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि मामला कितना गंभीर है, मतलब संकट कितना बड़ा है। धरती पर इंसानों का बोझ बहुत तेजी से बढ़ा है। सोचिए, हमारी आबादी को 1 अरब तक पहुंचने में कोई 3 लाख साल लगे, वो भी 1804 तक। फिर अगले 1 अरब सिर्फ 123 साल में जुड़ गए। 1927 तक हम 2 अरब हो गए। और उसके बाद तो रफ्तार कमाल की रही। 100 साल से भी कम में आबादी 4 गुना बढ़ गई। आज हम करीब 8.2 अरब लोग हैं। इतनी बड़ी आबादी का सीधा असर पड़ता है धरती के सीमित साधनों पर, है ना? बिल्कुल। और जमीन तो वैसे भी कम है। देखिए, धरती का सिर्फ 29% हिस्सा जमीन है और उसमें से भी खेती लायक सिर्फ 10.7%। सिर्फ 10.7%? हाँ, तो दबाव बहुत ज्यादा है। हमारी मिट्टी, पानी, हमारा पूरा इकोसिस्टम, सब पर बहुत ज्यादा बोझ है। जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है और फिर जलवायु परिवर्तन का असर तो है ही। ये सिर्फ भारत की बात नहीं, ये पूरी दुनिया की चुनौती है। अब भारत की बात करें तो हम थोड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारी करीब 52% जमीन खेती लायक है। ये दुनिया के औसत से काफी ज्यादा है। अच्छा। हाँ, लेकिन यहाँ भी बढ़ती आबादी और विकास की जरूरतों ने हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत दबाव डाला है। नतीजा ये है कि पर्यावरण खराब हो रहा है और ये हमारी खेती के भविष्य के लिए, मतलब उसकी स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। और खेती कोई छोटा मोटा सेक्टर तो है नहीं। आज भी देश के लगभग 46% लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए खेती पर ही निर्भर हैं। 46%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, बहुत बड़ा। तो ये सारी चीजें, बढ़ती आबादी, कम होते संसाधन, पर्यावरण का नुकसान, खेती पर निर्भरता, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। इसीलिए इनका समाधान भी कोई अकेला नहीं कर सकता। मतलब कोई एक मंत्रालय या कोई एक वैज्ञानिक तरीका काफी नहीं है। हमें मिलकर एक सिस्टम की तरह सोचना होगा। और इन सब चुनौतियों के बीच एक खास चिंता है हमारी मिट्टी की सेहत। आंकड़े तो मतलब डराने वाले हैं। भारत में जो औसत मृदा कार्बनिक कार्बन है, जिसे एसओसी कहते हैं, वो गिरकर 0.3% से भी नीचे चला गया है। हाँ, और ये बहुत कम है। जो एक्सपर्ट्स हैं जैसे प्रोफेसर रतन लाल या डॉक्टर आर एस परोदा, वो कहते हैं कि कम से कम 1% एसओसी होना चाहिए ताकि मिट्टी उपजाऊ बनी रहे। 1% होना चाहिए और है 0.3% से भी कम। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में तो हालत और भी खराब बताई जा रही है। लेकिन ये जो आंकड़ा है 0.3% एसओसी, इसका आम किसान के लिए क्या मतलब है? जमीन पर इसका क्या असर दिखता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, जब मिट्टी में कार्बन कम होता है ना, तो सीधी सी बात है कि उसकी कुदरती ताकत कम हो जाती है। वो पानी ठीक से सोख नहीं पाती, पकड़ कर नहीं रख पाती। अच्छा। तो किसानों को उतनी ही फसल लेने के लिए ज्यादा खाद डालनी पड़ती है, ज्यादा पानी देना पड़ता है, लागत बढ़ जाती है, मिट्टी सख्त हो जाती है, तो पौधों की जड़ें ठीक से फैल नहीं पाती। और सबसे बड़ी चिंता यह है कि ऐसी मिट्टी सूखे या भारी बारिश जैसी मौसमी मार झेल नहीं पाती। तो कम एसओसी का मतलब है किसान के लिए ज्यादा खर्चा, फसल खराब होने का ज्यादा डर और पर्यावरण के लिए भी मुश्किल है। अब मिट्टी को ठीक करना कोई ऑप्शन नहीं रहा, ये तो मतलब हमारी जरूरत बन गया है, आर्थिक भी और पर्यावरण के लिहाज से भी। इस स्थिति को और बेहतर समझने के लिए शायद हमें थोड़ा पीछे जाकर हरित क्रांति को देखना होगा। वो भारत की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, इसमें कोई शक नहीं। 1960 के दशक में सोचिए, हम अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे और आज भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में से है। बिल्कुल। ये जो बदलाव आया,
इसके पीछे वो 4 P's का बड़ा हाथ था। पॉलिसीज यानी नीतियां, प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद, प्रैक्टिसेस यानी तरीके और पार्टनरशिप्स यानी साझेदारी। इसमें नॉर्मन बोरलॉग का नाम आता है, जिन्हें गेहूं की ज्यादा उपज देने वाली किस्मों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था, और मेक्सिको में उनकी टीम। फिर हेनरी बीचल और गुरदेव खुश ने फिलीपींस में IRRI में चावल की नई किस्में बनाई। हाँ, इन लोगों ने कमाल का काम किया। इन नई किस्मों ने ही हरित क्रांति की नींव रखी। लेकिन क्या सिर्फ ये बीज ही काफी थे? या कुछ और भी था? नहीं, सिर्फ बीज नहीं थे। इसके पीछे और भी वैज्ञानिक और औद्योगिक तरक्की का हाथ था। जैसे एक बहुत बड़ा उदाहरण है हैबर-बॉश प्रक्रिया। हैबर-बॉश, वो क्या है? देखिए, जर्मन वैज्ञानिक फ्रिट्ज हैबर ने हवा की नाइट्रोजन से अमोनिया बनाने का तरीका खोजा। अच्छा। और फिर कार्ल बॉश ने उसे फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर बनाने लायक बनाया। इससे क्या हुआ कि सिंथेटिक नाइट्रोजन खाद जैसे यूरिया बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगे। अच्छा, मतलब खाद बनाने का तरीका। हाँ, सस्ता और ज्यादा खाद। इससे दुनिया भर में फसलों की पैदावार बहुत बढ़ गई। और मजे की बात यह है कि हैबर और बॉश दोनों को इसके लिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला। फिर भारत में सिंचाई का जाल बिछाया गया, नहरें बनी, ट्यूबवेल लगे, और सरकार ने MSP जैसी नीतियां बनाई, जिससे किसानों को भरोसा मिला कि उनकी फसल बिक जाएगी। इन सब ने मिलकर हरित क्रांति को सफल बनाया। लेकिन जैसा अक्सर होता है, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। जिन चीजों ने हमें भुखमरी से बचाया, उन्हीं से कुछ नई मुश्किलें भी खड़ी हो गईं। अच्छा, जैसे कि? भारत में एक बड़ी दिक्कत हुई खादों के गलत इस्तेमाल की। खासकर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम खादों का संतुलन बिगड़ गया। संतुलन बिगड़ गया कैसे? हुआ ये कि सरकारी नीतियों की वजह से यूरिया, जिसमें नाइट्रोजन होता है, बहुत सस्ता मिलता रहा, जबकि P और K वाली खादें महंगी रहीं। तो किसानों ने क्या किया? उन्होंने यूरिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया। हाँ, क्योंकि वो सस्ता था। बिल्कुल। इससे मिट्टी में N, P और K का जो सही अनुपात होना चाहिए, वो गड़बड़ा गया। इस ज्यादा और असंतुलित खाद के इस्तेमाल से न सिर्फ मिट्टी खराब हुई, बल्कि ग्रीन हाउस गैसें भी बढ़ीं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि एक बहुत ताकतवर ग्रीन हाउस गैस है। ओह! और यही नहीं, जो फालतू खाद थी, वो बहकर हमारे जमीन के पानी में, नदियों में, तालाबों में मिल गई। इससे पानी का प्रदूषण बढ़ गया। तो हरित क्रांति की सफलता के पीछे ये एक छिपी हुई कीमत थी, जो अब सामने आ रही है। और यहीं पर इन नई चुनौतियों के जवाब के तौर पर ये पुनर्योजी कृषि यानी रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर एक उम्मीद बनकर सामने आ रही है। ये सिर्फ टिकाऊ खेती या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से भी एक कदम आगे की बात है। ये सिर्फ नुकसान कम करने की बात नहीं करती, ये एक होलिस्टिक नजरिया है। इसका लक्ष्य है खेती के तरीकों से प्रकृति को फिर से जिंदा करना, उसे बेहतर बनाना। सही कहा। इसका मेन फोकस है मिट्टी की सेहत को सुधारना, उसे जानदार बनाना। खेत और आसपास की जैव विविधता, मतलब जो फायदेमंद कीड़े मकोड़े हैं, माइक्रोब्स हैं, पौधे हैं, उनको बढ़ाना। खेती को मौसम की मार जैसे सूखा या बाढ़ सहने लायक बनाना। और आखिर में सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि पोषण सुरक्षा देना, मतलब पौष्टिक खाना मुहैया कराना। लेख कहता है कि भारत को अगर अपनी खेती का भविष्य सुरक्षित करना है, तो इस पुनर्योजी कृषि को एक मिशन की तरह अपनाना होगा। बिल्कुल। और इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए वही 4 P's, पॉलिसीज, प्रोडक्ट्स, प्रैक्टिसेस और पार्टनरशिप्स फिर से जरूरी हो जाते हैं, लेकिन एक नए तरीके से। यहाँ इनोवेशन, मतलब नई खोज और नए तरीके बहुत जरूरी हैं। हमें ऐसी तकनीकें और ऐसे तरीके चाहिए जो मिट्टी को ठीक करें और केमिकल खाद दवा पर निर्भरता कम करें। और साथ ही सहयोग और साझेदारी चाहिए, ताकि ये नए तरीके लैब से निकलकर किसान के खेत तक पहुंचें और वो उन्हें आसानी से अपना सकें। और जब इनोवेशन की बात आती है, तो ये सोचना भी मजेदार है कि बड़े-बड़े आइडियाज कई बार बहुत मामूली जगहों से निकलते हैं। लेख में भी जिक्र है कि कैसे स्टीव जॉब्स और वोजनियाक ने एप्पल की शुरुआत जॉब्स के घर के गैरेज से की थी। हाँ, और बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की। बिल्कुल। भारत का भी उदाहरण दिया है प्रमोद भसीन, जो ICIR के चेयरमैन हैं। उन्हें BPO इंडस्ट्री का आइडिया चेन्नई की एक पार्किंग में आया था।
हाँ, ये सच है। तो कहने का मतलब ये है कि खेती में भी बड़े बदलाव के लिए हमेशा बड़ी बड़ी लैब या भारी भरकम बजट ही जरूरी नहीं होता। अगर सही सोच हो, जुनून हो और हाँ सही माहौल और थोड़ी शुरुआती मदद मिल जाए तो जमीन से जुड़े लोग भी कमाल के समाधान निकाल सकते हैं। जरूरत है ऐसे आइडियाज को पनपने का मौका देने की। हाँ, बिल्कुल सही कहा। प्रेरणा कहीं से भी आ सकती है। अब अगर हम भारत में सरकारी कोशिशों को देखें, जैसे अटल इनोवेशन मिशन एम है, जो स्कूलों कॉलेजों में नए आइडियाज़ को बढ़ावा देता है, या फिर वो जो नया बन रहा है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो रिसर्च को फंड करेगा। हाँ, ANRF। ये अच्छे कदम हैं, लेकिन ये अभी बन रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। इनसे अभी खेती के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी सफलता सामने नहीं आई है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि प्राइवेट सेक्टर और जो दूसरे संगठन हैं, वो पुनर्योजी कृषि को लेकर ज़्यादा तेजी से काम कर रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में 15 अक्टूबर को एग्वेया और बायोएसटीएल नाम की संस्थाओं ने मिलकर एक सेमिनार किया था, इनोवेशंस फॉर रीजनरेटिव एग्रीकल्चर पर। इसमें ICIR भी नॉलेज पार्टनर था। अच्छा, उस सेमिनार में क्या हुआ? उसमें एक ग्लोबल एक्सेलरेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। ग्लोबल एक्सेलरेट? इसका क्या काम है? इसका मकसद है भारत के जो नए एग्री इनोवेटर्स हैं, मतलब खेती में नए आइडियाज लाने वाले लोग या स्टार्टअप्स हैं, उनको दुनिया के बाजारों से, निवेशकों से और नई जानकारी से जोड़ना। अच्छा, मतलब ग्लोबल कनेक्शन। हाँ, एक तरह से भारतीय कृषि स्टार्टअप्स के लिए दुनिया के दरवाजे खोलना। तो ये दिखाता है कि प्राइवेट और मिलीजुली कोशिशें कैसे नए आइडियाज को आगे बढ़ा सकती हैं, खासकर जब सरकारी सिस्टम अभी तैयार हो रहे हों। अब जैसा हमने पहले कहा, पुनर्योजी कृषि का एक खास मकसद पोषण सुरक्षा भी है। इस नजरिए से देखें तो भारत के लिए दालें और तिलहन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमें इनके घरेलू उत्पादन को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। ये फसलें कई तरह से फायदेमंद है। कैसे फायदेमंद हैं दालें और तिलहन? पहली बात तो दालें प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत हैं और तिलहन से जरूरी फैट और तेल मिलता है। भारतीय खाने में अक्सर इनकी कमी रहती है। हाँ, ये तो है। दूसरी बात, ये फसलें आमतौर पर गेहूं और चावल के मुकाबले कम पानी लेती हैं और इनमें खाद भी कम लगती है। अच्छा, पानी कम लगता है इनमें? हाँ, काफी कम। और तीसरी सबसे जरूरी बात, दालें जो होती हैं वो कुदरती तौर पर हवा से नाइट्रोजन लेकर अपनी जड़ों में जमा करती हैं। इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन? बिल्कुल। मतलब ये खुद ही खाद बना लेती हैं एक तरह से? हाँ, बिल्कुल। वो जमीन को उपजाऊ बनाती है। इससे अगली फसल के लिए केमिकल नाइट्रोजन खाद की जरूरत कम हो जाती है। ये चीज पुनर्योजी कृषि के सिद्धांतों से पूरी तरह मेल खाती है। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। क्या सरकार इस तरफ कुछ कर रही है दालों और तिलहनों के लिए? हाँ, सरकार में इस जरूरत को समझा है। अभी हाल ही में सरकार ने करीब 11,440 करोड़ रुपए के बजट के साथ एक बड़ा मिशन शुरू किया है, दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन। ये 25-26 से 2030-31 तक चलेगा। इसका लक्ष्य है कि दालों का उत्पादन देश में ही इतना बढ़ जाए, करीब 350 लाख टन तक, कि हमें बाहर से ना मंगाना पड़े। ये मिशन बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय है। लेकिन यहाँ एक बड़ा नीति वाला सवाल उठता है, जिसका जिक्र लेख में भी है। सिर्फ मिशन बना देने या बजट दे देने से दालों और तिलहनों में आत्मनिर्भरता शायद ना आए। हमें ऐसी नई नीतियां बनानी होंगी जो फसल तटस्थ प्रोत्साहन दें। फसल तटस्थ प्रोत्साहन, क्रॉप न्यूट्रल इंसेंटिव्स, ये क्या होता है, जरा समझाएंगे? जरूर। देखिए, अभी क्या है कि हमारी जो सरकारी नीतियां हैं, खासकर MSP और सरकारी खरीद, वो ज्यादातर चावल और गेहूं पर टिकी हैं। हाँ, ये तो है। इससे किसानों को इन्हें उगाने का एक पक्का आर्थिक फायदा दिखता है। भले ही उनके इलाके का मौसम या मिट्टी उसके लिए सही ना हो, या दालें उगाना पर्यावरण के लिए बेहतर हो, फिर भी वो चावल गेहूं उगाते हैं। फसल तटस्थ प्रोत्साहन का मतलब है कि सरकारी मदद या सब्सिडी किसी खास फसल जैसे चावल या गेहूं से ना जुड़ी हो, बल्कि ऐसी चीजों के आधार पर मिले जो सभी फसलों पर लागू हो सकें। जैसे प्रति हेक्टेयर कितना फायदा हुआ, या कितनी पानी की बचत की, या मिट्टी की सेहत कितनी सुधारी, या फसल कितनी पौष्टिक है। जब तक दालों और तिलहनों को चावल और गेहूं जितना ही आर्थिक सहारा और बाजार का भरोसा नहीं मिलेगा, तब तक किसान क्यों बड़े पैमाने पर इन्हें अपनाएंगे? सही बात है। तो आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है कि हम नीति के स्तर पर ये फसल तटस्थ नजरिया अपनाएं। और हाँ, इन फसलों की पैदावार बढ़ाने और इन्हें मौसम की मार झेलने लायक बनाने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट R&D में भी अच्छा खासा निवेश करना होगा।
तो मतलब ये हुआ कि सरकार ने मिशन तो शुरू कर दिया, लेकिन उसकी कामयाबी इस पर निर्भर करेगी कि उसे लागू कैसे किया जाता है, क्या सही नीतियां बनती हैं, जैसे ये फसल तटस्थ वाली बात, और सबसे ज़रूरी कि किसान और बाकी लोग जैसे बीज कंपनियां हैं, व्यापारी हैं, वो सब इसमें कितना साथ देते हैं। बिल्कुल, ये एक मिली-जुली कोशिश होगी। और अगर हम ये कर पाए, दालों और तिलहनों में आत्मनिर्भर हो गए, तो इसके फायदे सिर्फ इंपोर्ट बिल कम होने तक ही नहीं रहेंगे। बिल्कुल नहीं, फायदे बहुत सारे होंगे। जैसा हमने बात की, पहला तो पोषण सुरक्षा बढ़ेगी। हाँ। दूसरा, ये अपने आप में पुनर्योजी खेती को बढ़ावा देगा। हाँ। तीसरा, मिट्टी की सेहत सुधरेगी क्योंकि नाइट्रोजन खाद कम लगेगी। हाँ। चौथा, पानी बचेगा क्योंकि ये फसलें कम पानी लेती हैं। पांचवा, हवा और पानी का प्रदूषण कम होगा। और छठा, जब किसान अलग-अलग फसलें उगाएंगे तो खेत के इकोसिस्टम में जैव विविधता भी बढ़ेगी। तो ये एक तरह से एक तीर से कई निशाने लगाने जैसा है। ये तो वाकई एक पूरी तस्वीर सामने रखता है। तो अगर हम आज के इस सारी बातचीत को समेटें, तो मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? मेरे ख्याल से पहली बात तो ये कि हरित क्रांति की एक मिलीजुली विरासत है। उसने हमें खाने के मामले में आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन पर्यावरण की कुछ नई चुनौतियां भी खड़ी की, खासकर मिट्टी और पानी को लेकर। सही है। हमें पुनर्योजी कृषि अपनाने की बहुत ज़रूरत है और जल्दी ज़रूरत है। तीसरी, इस बदलाव के लिए इनोवेशन यानी नए तरीके और सहयोग यानी मिलकर काम करना दोनों बहुत ज़रूरी हैं। इसमें सरकार, प्राइवेट सेक्टर, किसान सबको अपनी भूमिका निभानी होगी। हाँ, बिल्कुल। और चौथी बात, पोषण सुरक्षा और मिट्टी की सेहत, इन दोनों लक्ष्यों को एक साथ पाने के लिए दानों और तिलहनों जैसी फसलों पर ध्यान देना भारत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। बस शर्तें ये हैं कि सही नीतियां बने और उन्हें ठीक से लागू किया जाए। मैं पूरी तरह सहमत हूँ और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर। हमने नीतियों की बात की, तकनीक की बात की, लेकिन भारत जैसे देश में जहां इतनी विविधता है, खेती में इतना बड़ा बदलाव लाने के लिए, मतलब पुनर्योजी कृषि को सच में जमीन पर उतारने के लिए, सिर्फ नीतियों के अलावा हम किसानों में और शायद हम उपभोक्ताओं में भी किस तरह के गहरे सांस्कृतिक या वैधानिक बदलावों की जरूरत पड़ सकती है? क्या हमें खेती को अपने खाने को देखने का नजरिया बदलना होगा? ये सोचने वाली बात है। ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है, सोचने पे मजबूर करता है। उम्मीद है आज की ये बातचीत हमारे सुनने वालों के लिए, खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों और खेती, किसानी, पर्यावरण में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए फायदेमंद रही होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई सवाल हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक जागरूक रहें, जिज्ञासु बने रहें।